लेट अस स्टार्ट। हेलो, हाँ जी स्टार्ट। हाँ जी, पहले सब जो लोग आए हैं अपने अटेंडेंस को क्लिक कीजिए बेटा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर। ये कौन सी ऊर्जा होती है? हमें सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम सौर कहते हैं। सौर से सूर्य, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। ओके, ठीक है बेटा। हेलो, हाँ जी, टॉपिक का नाम नोट कीजिए। हाँ जी, अपनी बुक एनसीईआरटी का 65 पेज ओपन कीजिए। 65 पेज नंबर 65, लेसन 5 और ज्योग्राफी बुक ओपन कीजिए। लेट अस स्टार्ट। सौर ऊर्जा क्या है इसके बारे में बता रहे हैं राइटर। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहां पर सौर ऊर्जा की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। कैसा देश है भारत? एक उष्ण कटिबंधीय। मेन मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनको नोट कर लीजिए। उष्ण कटिबंधीय देश है, यानी यहाँ पर भरपूर मात्रा में धूप मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। दोहन का मतलब है प्राप्त करना। यहाँ पर हम सौर ऊर्जा को अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर उसके अनुकूल स्थितियां हैं। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा, ये एक टेक्निक है। कौन सी? फोटोवोल्ट, नोट कीजिए। ये एक ऐसी औद्योगिक तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है फोटोवोल्टाइक, जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को, जो धूप है हमारा, इसको सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके द्वारा आपको नाम होना चाहिए याद, पेपर में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कौन सी प्रौद्योगिकी के द्वारा हम सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो फोटोवोल्टाइक, आप नोट कर लीजिए इसको। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा जो धूप आती है उसको सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी सूर्य से जो भी, हेलो बेटा, आपने आप को म्यूट कर लो जब तक मैं बोल रही हूँ। जब तक मैं समझाती हूँ तब तक आप म्यूट करके रखो खुद को। डोंट टॉक विद ईच अदर। और क्या बात है, आपकी स्ट्रेंथ बेटा 14-15 से ऊपर जा ही नहीं रही है। हेलो, आपने अपना सिलेबस नहीं खींचना क्या? बाकी क्लासेस में आप पूरे होते हैं, आईएसएस में आपका इंटरेस्ट नहीं है क्या? जो मान लो 100 भी बच्चे हैं आपके हिंदी मीडियम। हेलो, पलक, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हेलो, ओए, एक बार स्क्रीन के लिए बता रहे हो, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, आवाज बहुत कर रहे हैं। मेरे को तो ठीक लग रही है स्क्रीन, आपको टेढ़ी कैसे लग रही है? मुझे सही लग रही है। बाकी बच्चों आपको कैसी लग रही है? हेलो, स्क्रीन बताओ कैसी आ रही है, कैसी आ रही है? आपस में आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हो आप? आपकी चैटिंग सारी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। इसको शाम को सारी या मैडम खोल के देखते हैं, टोटल दिखती है आपकी कौन किससे क्या बात कर रहा है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। वर्टिकल में ऐसे आएगी।
नहीं आ रही, क्लियर है ना? ऐसे ठीक है। नाउ रिकॉर्डिंग द क्लासरूम। भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर, सुदूर का मतलब होता है बहुत दूर। भारत के ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में, सुदूर का मतलब है भारत से थोड़ी सी दूरी वाले क्षेत्र जो भी है, वहां पर सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यानी भारत में तो इसका प्रचलन शुरू हुआ है, लेकिन इसके बारे में आसपास भी कि भारत में सौर ऊर्जा के पर्याप्त साधन है, इसकी चर्चा चल रही है। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र जो है वो भुज की निकट, भुज का है गुजरात में। आपने सुना होगा से कुछ साल पहले भुज में एक भयंकर तूफान आया था, भूकंप, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। कहते हैं कि बहुत 3-4 दिनों तक जमीनों को हटा हटा कर, गड्ढों को निकाल निकाल कर बच्चों को निकाला गया था। इतना भयंकर तबाही वाला, हजारों लोग मर गए थे, घायल हो गए थे। आज से 8-10 साल पहले भुज में बहुत भयंकर तूफान आया था भूकंप के रूप में। तो वहीं पर ये भुज, आपको ऐसे आपने न्यूज में या कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, तो इसलिए हेलो बेटा, एक मिनट। हाँ ना, मैडम की रिक्वेस्ट आई हुई है, मैडम को ले ले। तो वहां पर जो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र, यानी जहां पर ऊर्जा को शोषित किया जाता है, ऊर्जा को अवशोषित, ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं ऊर्जा संयंत्र, जहां पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और ये कहां पर है? भुज के, भुज कहां पर है? गुजरात में के माधोपुर जिले में स्थित है। और जहां जितना भी मैं अभी यहां करा रही हूं ना, उसके बाद में ब्लैक बोर्ड को रब कर दूंगी और आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी एक एक से, क्योंकि आप लोगों का दिमाग शरारतों में ज्यादा चल रहा है, पढ़ाई में कम चल रहा है। यहाँ क्लास में मौजूद होने के बाद एक दूसरे से बातें करते हो, एक दूसरे से आप कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ पर बैठे हो, इस मीन्स आपका ध्यान मेरी तरफ और ब्लैक बोर्ड की तरफ होना चाहिए कि एक चीज यहाँ जानी चाहिए। मैं एक एक का नाम लेकर, और जो भी क्लास छोड़ के चला जाएगा ना, मैडम को रिपोर्ट कर दूंगी। डेली की डेली क्लास में 14-15 बच्चे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12-13। बताओ ऐसे में हम क्या पढ़ाएं? हमारा तो क्रेज ही नहीं बन रहा पढ़ाने का। मुझे कम से कम आपकी 80 बच्चों की क्लास है, मेरे को यहाँ 50 चाहिए, और मुझे पता लगे आप आज ट्यूसडे है, मैं आपकी थर्सडे तक अपने जितना भी आज तक का काम करवाया हो सारा आपकी नोटबुक में कंप्लीट हो। थर्सडे को मैं व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो भी है उसमें आप एसएसटी का जितना भी मैंने आज तक काम कराया वो सारा भेज देना, आपकी नोटबुक में चेक कर दो। सुन रहे हो मुझे? हेलो बेटा। हाँ, जितना भी ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेसन ये 5th चल रहा है, इसके इसको छोड़ देना। बाकी जो पीछे के 4 लेसन है और जो इसका आज तक करवाया काम है वो सारा थर्सडे तक कंप्लीट करके मुझे नोटबुक अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, एसएसटी की बाहर फाइल पे बाहर नाम लिख देना एसएसटी की, मैं अपने आप वहां से लेके चेक कर दूंगा। ओके, ठीक है बेटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा का संयंत्र है, कौन सी ऊर्जा का? सौर ऊर्जा का। वो कहां पर है? गुजरात में। गुजरात के किस क्षेत्र में? भुज में। भुज के कहां पर? माधोपुर में। जहां सौर ऊर्जा, कैसे? जैसे हम कहते हैं भारत का हरियाणा, हरियाणा का रेवाड़ी या बाबर, इसी तरह से गुजरात का भुज, भुज का माधोपुर। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर? भुज में, माधोपुर में स्थित है, जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। यानी उन बर्तनों में पानी डालकर रख दिया जाता है और पानी सूर्य की ताप से धीरे धीरे गर्म हो जाता है, फिर उन बर्तनों को साफ किया जाता है। बड़े बर्तन होते हैं दूध वगैरह के, वहां पर दूध की डेयरियां है या दूध का उत्पादन ज्यादा है, दूध का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वहां पर इस तरह के जो ऊर्जा से लाभ लिया जाता है वो दूध के बड़े बर्तनों को साफ करने में। सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है। पहला क्या इसका उपयोग बताया सौर ऊर्जा का?
कि दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। आप लिख सकते हो उपयोग या लाभ सौर ऊर्जा के। दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त, यानी उनको अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं हम किसकी मदद से? सौर ऊर्जा की मदद से। धूप होती है, बर्तनों में पानी डाल के रख दो, उनको गर्म पानी से बर्तन बहुत अच्छे से साफ होते हैं और वो उनको कीटाणु मुक्त सौर ऊर्जा की मदद से किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या बता रहे कि ग्रामीण घरों में उपले और लकड़ी पर, यानी कि गांव में जो ईंधन के रूप में हम लकड़ी का, कोयले का, उपलों का प्रयोग करते हैं उसमें मदद मिलती है। हम सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करके इन चीजों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। यानी जो लोग ईंधन पर डिपेंड है वो वहां से थोड़ा सा अपना ध्यान सौर ऊर्जा की तरफ लगाएंगे प्राप्त करने में। आजकल देख रहे हो आप गांव में चिमनियां लग गई हैं, बायोगैस संयंत्र लग गए हैं। वो किस लिए? कि ईंधन पर जो हमारी निर्भरता है वो थोड़ी कम हो सके। तो ग्रामीण घरों में उपलो या लिख लो गांव में, सीधा गांव में उपलों तथा लकड़ियों पर निर्भरता को कम करने के लिए कम किया जा सकता है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा और कृषि में भी खाद की आपूर्ति होगी। जब ईंधन पर हमारी उपयोगी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी तो पर्यावरण भी कम प्रदूषित होगा, पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा, साफ रह सकेगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त जो भी हमें आपूर्ति है वो पूरी मिलेगी। पवन ऊर्जा, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? पवन ऊर्जा। आपको सौर ऊर्जा के बारे में पक्का पता चल गया क्या है ये? देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। जो सौर ऊर्जा है ये हमारे भारत में उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी धूप है उसको हम किलोमीटर में नापेंगे कि यहाँ इस एरिया में इतनी धूप, इसमें इतनी, इतनी, तो उसको कैसे नापा गया? 20 मेगावाट प्रति किलोमीटर। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 20 मेगावाट प्रति किलोमीटर। ये ऊर्जा को नापने की एक इकाई है, ये ध्यान रखना। दूसरा है थार मरुस्थल। भारत में थार मरुस्थल है जो राजस्थान है या पश्चिमी गुजरात है, वो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र बन सकता है क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में धूप आती है। आपने सुना है राजस्थान और पश्चिमी गुजरात शुष्क एरिया है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ धूप अच्छी मात्रा में होती है, जो वहां की वनस्पति है वो भी शुष्क है और झाड़ झंखाड़ टाइप में मिलती है, तो यहाँ पर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकती है। विभिन्न प्रयोग, सौर ऊर्जा का प्रयोग अब हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? खाना बनाने के लिए, पानी को निकालने के लिए, रेफ्रिजरेटर में हम प्रयोग कर सकते हैं, सड़कों के जो बल्ब होते हैं, जो लाइट लगती है स्ट्रीट लाइट, वहां पर प्रयोग किए जा सकते हैं। इस प्रकार आप देखिए धीरे धीरे इसके प्रयोग की आगे भविष्य में मांग बढ़ेगी क्योंकि आज जिस चीज का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं आने वाले समय में उसका प्रयुक्त रूप से प्रयोग होगा। जब हमें ये पता लग जाएगा कि इसका फायदा हम यहाँ ले सकते हैं तो उसी हिसाब से हम उसको कंज्यूम करेंगे, उसी हिसाब से हम आगे उसको विकसित करेंगे। भारत एक विकासशील देश है, इसलिए ऊर्जा के उपयोग में यहाँ पर वृद्धि करना बहुत जरूरी है। विकासशील है, ऊपर से जनसंख्या ज्यादा है और यहाँ पर संसाधनों की किसी क्षेत्र में कुछ संसाधन बहुत पर्याप्त मात्रा में तो किसी में कम है, इसलिए असमान वितरण के लिए भी हमें सौर ऊर्जा का विकास करना पड़ेगा। सौर ऊर्जा अनवीकरण योग्य ऊर्जा के संसाधनों की पूर्ति कर सकती है। अनवीकरण योग्य संसाधन कैसे? जिनको हमने एक बार यूज कर लिया वो खत्म हो जाएंगे, दोबारा उनको प्रयोग करने के लिए हमें नया बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने में हमारे हजारों साल भी खत्म हो सकते हैं, 100 साल भी खत्म हो सकते हैं, कुछ नहीं पता, लाखों सालों में
इनको नया बनाया जा सकता है और जरूरी नहीं है कि ये हमें उतनी मात्रा में पर्याप्त रूप से प्राप्त भी हो। इसलिए सौर ऊर्जा, धूप तो हमेशा रहेगा, जब जब सूरज रहेगा तो सौर ऊर्जा निकलेगी, तो सौर ऊर्जा से हम उन चीजों की कमी को पूरा कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। ये एक नवीकरण योग्य संसाधन है जिसको रोज प्राप्त करा जा सकता है और ना कभी खत्म होगा, जब तक सूर्य रहेगा ये रहेगा। नवीकरण योग्य संसाधन है। सुन रहे हैं आप सभी? हेलो? हाँ जी। नवीकरण योग्य संसाधन है, उसका जो भी उत्पादन है उससे हमें कोई हानि नहीं होती, ना ही कोई हानिकारक पदार्थ छोड़ता है। ऊर्जा संयंत्र के जो भी हमारी जरूरत ज्यादा से ज्यादा होती है हम सौर ऊर्जा से प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में इसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होगा। और बिजली उत्पादन के लिए जहां हम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं वो क्या करते हैं, हानिकारक कीटाणु छोड़ते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये साफ स्वच्छ है, ऊपर से मिलेगी और हम उससे इसको मॉडिफाई करके ऊर्जा प्राप्त करेंगे। इससे क्या पर्यावरण खराब होगा? कुछ नहीं होगा, ना कहीं गंदगी फैलेगी, ना कहीं हमें कोई ऐसी कोई सांस संबंधी कोई बीमारी हो सकती है। बिल्कुल साफ स्वच्छ प्रदूषण मुक्त हम सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे भविष्य में किस किस काम आ सकती है? खाना बनाने में, पानी निकालने में, रेफ्रिजरेटरों में, सड़क की लाइटों में, और हम दूध के बर्तनों को साफ करने के लिए गांव में ये जो उपले और लकड़ियां हैं इन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। इस प्रकार आपको सौर ऊर्जा का कंप्लीट सिलेबस ये टॉपिक समझ आ गया बेटा? हेलो? हाँ जी। हाँ जी। आकाश, मेरे को ये बताओ कि सौर ऊर्जा होती कहां पर है? हेलो आकाश, सौर ऊर्जा हमें कहां, किस जगह पर ज्यादा है इसकी संभावनाएं? हेलो? बैठे हो ना? क्लास को लीव आउट मत करना, जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं नहीं समझ आएगा दोबारा समझा दूंगी। अक्षत, हाँ जी, कुणाल, पूजन, हाँ जी। ये बताओ आप में से एक भी बच्चा मुझे इस चीज का जवाब दो कि ये हमें ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा, इसकी ज्यादा संभावनाएं कहां से प्राप्त होती हैं, कहां से मिलेगी, कौन से क्षेत्र? वन बाय वन बोलो बेटा। हाँ, किस चीज से प्राप्त होती है सौर ऊर्जा में? किससे प्राप्त होगी सौर ऊर्जा? सूर्य से। हम क्या क्या बना, एक एक जना जवाब दो, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं सौर ऊर्जा से? फायदा क्या है इसका आने वाले फ्यूचर में? बताइए, क्या फायदा है इसका सौर ऊर्जा का आने वाले फ्यूचर में? हेलो, बोलिए बेटा। हाँ। और 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 ये कैसी, दूध के बर्तनों को कीटाणु मुक्त करने के लिए, धोने के लिए तो हम यूज कर सकते हैं लेकिन कीटाणु मुक्त करने के लिए ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर बर्तन गंदे रह जाते हैं तो उसमें कीटाणु जम जाते हैं। उन कीटाणुओं को हम किससे हटा सकते हैं? सौर ऊर्जा का प्रयोग करके। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है इसे पवन महाशक्ति भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पवन महाशक्ति। नोटिस करो, ऐसे ही मैं पूछूंगी इसके बारे में। ये हमें कहां से प्राप्त होती है? पवन ऊर्जा भारत की जो विशालतम पेटी है वो कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुराई तक। लिखो इसको, पहले हेडिंग डालो पवन ऊर्जा, डालो बेटा। पवन ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होगी? इसका पवन ऊर्जा का दूसरा नाम क्या है? पवन शक्ति। ठीक है,
ये हमें कहां से प्राप्त होती है? तमिलनाडु। लिखते जाना, मैं साथ साथ बोल रही हूँ, किसी को राइटिंग समझ नहीं आएगी तो बोलने से लिखना। तमिलनाडु में नागरकोइल से, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है नागरकोइल, वहां से लेकर मदुरई, मदुरई का मतलब मद्रास तक, मदुरई तक इसकी पेटियां हैं, वहां पर पवन ऊर्जा स्थापित है। उसके बाद हम और कहीं भी देख सकते हैं। हाँ, कहां कहां पर? आंध्र प्रदेश, लिख लीजिए आप, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप, यहां यहां पर भी इसके फार्म हाउस है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा, जैसलमेर है राजस्थान, राजस्थान में पवन ऊर्जा भी हो सकती है, प्रभावी प्रयोग किए जाते हैं यहाँ पर। कहां कहां पर? राजस्थान में। ये क्षेत्र लिखो जहां जहां भी मैंने बताया आपको, जल्दी से उतारो इसको। जल्दी उतारो बेटा। उतार लिया? हाँ जी, बताइए अब मुझे, पवन ऊर्जा कहां से कहां कहां तक स्थापित है, कहां कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं पवन ऊर्जा को? और भी क्षेत्र बताए मैंने, जो साउथ के सारे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, यहाँ यहाँ पर पवन ऊर्जा फार्म है। जब आप जाते हो ना कहीं पर, तो लंबी यात्रा पर कहीं भी साउथ की तरफ या मध्य प्रदेश की तरफ, तो आप देखोगे वहां पर पवन चक्कियां लगी हुई है, पवन संयंत्र बहुत सारी जगह पर। हम यहाँ पर कृषि करते हैं, वहां पर इस तरह के ये संयंत्र स्थापित है जिनसे पवन ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोगैस। इतना कर लिया आपने? टाइम क्या हुआ अभी? 10:50 तक है ना क्लास तो आपकी। बायोगैस को और कर लेते हैं, हो जाएगी। बायोगैस जो क्या है, ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से पैदा होती है। ध्यान देना, बायोगैस किससे बनती है? तीसरा आज का हमारा टॉपिक है बायोगैस। अब आपने बुक आपके पास है, इसकी हेल्प लेकर एक बार घर पे जरूर पढ़ना है। बायोगैस हमें गोबर से, झाड़ियों के जो पत्ते झड़ फट जाते हैं उनसे, कृषि अपशिष्ट, जब हम कृषि करते हैं तो कृषि के जो कुछ अपशिष्ट बच जाते हैं, कहीं बीज, कहीं डंठल, कहीं झाड़ जंगल, तो उससे, पौधों की जो कुछ जड़ जुड़ के जो भी चीजें गिरती है उनसे, यानी जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, चाहे वो कृषि से प्राप्त हो, चाहे हमें पौधों से प्राप्त हो, चाहे झाड़ियों से प्राप्त हो, और कई बार कई पशु जीव जंतु गल सड़ जाते हैं, वो उनसे हमें बायोगैस उत्पन्न कर सकते हैं। बायोगैस अपशिष्ट जीवों के अवशेषों से प्राप्त होती है, पादपों से प्राप्त होती है, पादप होते हैं पौधे, और हमें इसके लिए ज्यादा कोई ये नहीं कि भाई किसी जगह कारखाने लगाए या किसी जगह संयंत्र प्राप्त करें, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। यह जल के उपस्थिति में भी हमें जो भी झाड़ जंखाड़ जो नदियों के द्वारा बह कर आते हैं, कुछ समय तक पड़े रहते हैं, जम जाते हैं, उनके पौधों के, जीव जंतुओं के मल मूत्र के अवशेषों से हम किसको प्राप्त कर सकते हैं? बायोगैस को। और इसका उपयोग क्या है? ये ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। गांव में आजकल बायोगैस का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। ये यहाँ पर गैस की चिमनियां लगती हैं, खाना पकाने तक में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी जो तापीय क्षमता है वो मिट्टी के तेल से, जैसे हम मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, ओखलों का करते हैं, चारकोल का करते हैं, उसकी बजाय जो बायोगैस की तापीय क्षमता,
बायोगैस के जो संयंत्र है वो नगर पालिका, सहकारिता, निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। हम खुद भी लगा सकते हैं, नगर पालिकाएं भी प्रोवाइड करवाती हैं वो लगाकर, और जो सहकारिता सब एक दूसरे के सहयोग से एक ग्रुप बनाकर, एक सोसाइटी बनाकर, एक संस्था बनाकर भी हम बायोगैस का एक प्राप्त कर सकते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। जहां पर जैसे पशुओं का गोबर होता है उस पर हम उससे हम बायोगैस प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, गोबर गैस प्लांट। सभी के पास बुक है ना बेटा? हेलो, बुक सभी के पास है ना बेटा? अंडरलाइन कीजिए इसको कि पशुओं के गोबर को से जो हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहेंगे, गोबर गैस प्लांट। ये किसानों को दो प्रकार से लाभ पहुंचाती है। कैसे? एक ऊर्जा के रूप में और दूसरी उर्वरक के रूप में। हम बायोगैस से एक तो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, दूसरा हमें इसे खेतों के लिए उर्वरक चीजें प्राप्त करते हैं। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है, यानी पशुओं के गोबर से सबसे अच्छी बायोगैस हम प्राप्त कर सकते हैं। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है। देखो, गोबर से ही तो खाद बनता है जिसको हम खेतों में डालते हैं, तो बायोगैस का प्रयोग भी हम खाद के लिए यूज कर सकते हैं। उपलों और लकड़ी को जलाने से होने वाले जो भी पर्यावरण में नुकसान होते हैं या वृक्षों के नुकसान होते हैं, लकड़ियों को हम कहां से प्राप्त करते हैं, वृक्षों से। जब हम ईंधन के रूप में लकड़ियों को प्राप्त जलाएंगे तो हम काटेंगे उन्हें, कहीं वनों से, कहीं जंगलों से, या कहीं खेतों के आसपास कहीं भी खाली जगह पर हमें पेड़ दिखाई देंगे, हम उनको काटेंगे, तो उनकी कटाई को रोक सकते हैं। इस तरह से जो बायोगैस है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना ये आपको प्राप्त कहां से होती है, झाड़ जंखाड़ों से, अपशिष्ट पदार्थों से, जीवों के जो अपशिष्ट बच जाते हैं मलमूत्र से, पौधों के जो झाड़ जंखाड़ होते हैं उनसे। जो भी चीजें झड़कर गिरती हैं धीरे धीरे वो एक खाद का रूप ले लेती है, पृथ्वी में पड़े पड़े वो एक ढेर सा लगता चला जाता है, जिससे जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, उसको वेस्ट ना जाने दें, उससे हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस। यह ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त हो सकती है। वहां प्रयुक्त करके हम उपलों पर, चारकोल पर, मिट्टी के तेल पर, लकड़ियों पर जो निर्भरता है लोगों की उसको खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार जो बायोगैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि बहुत बार आता है 3 नंबर, 3 नंबर में, 5 नंबर में। आप इस क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाइए 5 नंबर के हिसाब से, कि बायोगैस का महत्व क्या है, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के 3 टॉपिक हो गए आपके, बायोगैस, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। समझ आए तीनों? ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि ज्यादा करते हुए फिर हम मिक्स कर देंगे। 3 ही टॉपिक कराए हैं मैंने, तीनों को अच्छी तरह से कर लेना है। तीनों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपके पास भेज दूंगी, उनको कर लेना। और एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जितना भी काम आज तक करवाया गया ना उसको नोट कर लेना, अपने आसपास की जो भी बच्चे सभी को बोल दो। ऐसे ही पढ़ाई होगी, ऐसे ही आपके टेस्ट होंगे, जब तक हालात नहीं सुधर जाते। तो मान लो अब जैसे 10th के पेपर है, अब कहाँ से नंबर जा रहे हैं, आपने जो पढ़ा उसी के हिसाब से तो हम आपको दे रहे हैं ना। तो बेटा आप ठीक से पढ़ाई शुरू कीजिए अपनी, इंटरेस्ट लेकर क्लास में आइए। ये क्या 10-10 12-12 बच्चे SC में से आप लोग आ रहे हो, तो उससे ना तो हमारा क्रेज बन पा रहा है, ना आप लोगों को मजा आ रहा है। पूरी क्लास है उसमें मजा आता है, और आके शांति से पढ़ने पे ही ध्यान दिया करो। आपके दिन के 4-5 घंटे ही तो लगते हैं, उसको तो शांति से यहाँ पे बैठ के सुन के जाया करो। हम आप लोगों के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, स्कूल इतनी कोशिश कर रहा है, फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। रोज के 2-3 हम वीडियो बना के भेज देते थे, उससे बिल्कुल समझ, पता नहीं आपको आता था नहीं आता था, उससे बेटर हमने देने की कोशिश की, लेकिन आप क्लास में आते नहीं, तो हम क्या करेंगे बताओ। 10-10 11-11 12-12 बच्चे, क्या सभी क्लासों में ऐसे होते हैं? इससे पहले किस चीज की क्लास थी आपकी? कितने बच्चे थे उसमें? कितने बच्चे थे बेटा उसमें? 34। और यहाँ देखो आप 14-15 स्टूडेंट आ रही है। पहले तो बेटा अपनी अटेंडेंस शो कर दो क्लिक करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास किसकी आपकी?
फिजिक्स की सुमित सर लेंगे। कितने बच्चे होते हैं उनकी क्लास में? 50 होते हैं। इसका मतलब आपका संपर्क तो होता है। सुमित सर को बोल देना क्लास में कि बच्चों को बोल देंगे कि एसएस की क्लास ज्वाइन करेंगे सभी। ठीक है। नहीं, आज मैं आप लोगों के नाम जो आए हैं ना उनको छोड़कर बाकी जो नाम है आज फिर मैं अंदर ऊपर स्कूल में भेज दूंगी कि भाई ये बच्चे कभी भी क्लास नहीं लेते। आज फिर मैं एक बार और कोशिश करके मैं आज और देख लेती हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों के नाम हम सोचते हैं बच्चे चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, आज जुड़ जाएंगे, कल जुड़ जाएंगे। आप ही लोगों का ज्यादा फायदा और आप ही लोग केयरलेस हो। चलो नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो, टाइम हो गया आपका। यू कैन लीव आउट। और ये तीनों टॉपिक है, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भेज दूंगी। आपको इस वीक में अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लेना है। कुछ बच्चों की कॉपी मैं थर्सडे तक लूंगी, कुछ की मैं ले लूंगी अगले दिन। चलिए ऑफ कीजिए, लीव आउट। हेलो, हाँ जी बेटा, क्लास को लीव आउट कीजिए। प्रेरणा, क्या बात है बेटा? हेलो, प्रेरणा। हाँ जी।